विद्या भारती ने एक नया आयाम कुछ वर्षों में प्रारंभ किया और जिसको हम लोग उच्च शिक्षा कहते हैं, और उसके भिन्न भिन्न प्रारूपों में समय समय पर वे गोष्ठी, शिविर, वर्कशॉप ऐसा आयोजित करते हैं। उसके पीछे का भाव यह है कि उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हमारे सभी बंधुगण हैं, बहनें हैं, जो महत्वपूर्ण स्थानों पर हैं। कुछ कुलपति हैं, कुछ कुलाधिपति हैं, कई डायरेक्टर हैं निदेशक के रूप में, कई विभागाध्यक्ष हैं। तो भविष्य में भारत की जो उच्च शिक्षा है उसका प्रारूप क्या हो, दिशा क्या हो, और विश्व भर में इस शिक्षा को लेकर के क्या स्थिति चल रही है वो भी ध्यान में रहे। हमारा देश कैसा है, हमारा देश कैसा था, ये भी ध्यान में रहे। हमारे लिए क्या योग्य है, क्या योग्य नहीं है, क्या हमको पकड़ना है, क्या हमको पकड़ना नहीं है, क्या हमको छोड़ देना है, ऐसा सम्यक चिंतन हो सके, इसे बार बार कहते हैं। आज का जो विषय है वो है एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। दोनों ही शब्द ऐसे हैं जिस पर कि गंभीर चर्चा की आवश्यकता है। हम जो एजुकेशन कहते हैं और पश्चिमी जगत जिसको एजुकेशन मानता है, दोनों में बड़ा अंतर है। हम जिसको राष्ट्र कहते हैं और पाश्चात्य जगत जहां नेशन शब्द का प्रयोग करता है, इसमें बड़ा अंतर है। और जब तक शब्दों की परिभाषा ठीक नहीं होगी तो भाव जगत फिर उतना स्पष्ट नहीं हो सकेगा। और जब पहले मैं बस नेशन शब्द के बारे में कुछ बातें स्पष्ट करना चाहूंगा तो हम सबके ध्यान में रहे कि नेशन शब्द पाश्चात्य जगत से आया और मुख्य रूप से जर्मनी से ये उत्पन्न हुआ। जब जर्मन के कुछ साहित्यकारों ने मिलकर के निश्चित किया कि हम जर्मन हैं, हम एक सेपरेट रेस है, हम एक सेपरेट आइडेंटिटी है, हमारा एक हिस्ट्री है, हमारा एक कल्चर है और हम दुनिया से अलग है, हम एक्सक्लूसिव है, हमारा जैसा पैरेलल कोई और नहीं है, और हम हैं, दुनिया अलग हमसे दूर है। तो एक्सक्लूसिवनेस को लेकर के ये नेशन बना और धीरे धीरे ये नेशन की थ्योरी प्रोपेगेट करती चली गई। किसी ने अपने आप को रेस के नाम पर नेशन बनाया, किसी ने लैंग्वेज के नाम पर नेशन बनाया, किसी ने हिस्ट्री के नाम पर नेशन बनाया, किसी ने रिलीजन के नाम पर नेशन बनाया, किसी ने कल्चर के नाम पर नेशन बनाया, किसी ने अपने एक लिटरेरी हेरिटेज इसके नाम पर नेशन बनाया। कुल मिलाकर के नेशन का मतलब यह है वी आर एक्सक्लूसिव, नॉट इंक्लूसिव। हम और किसी को सहन नहीं कर सकते, हम अलग है। भारत ठीक उल्टा है इसका। ये एक्सक्लूसिवनेस जो है ये भारत के लिए ही नया है। भारत में एक्सक्लूसिवनेस एक विशेष है, हम ऐसा कभी शब्द प्रयोग ही नहीं हुआ साहित्य में। कोई अपने आप को सबसे अलग माने ये खराब बात है। हम इंक्लूसिव है, हम सबके साथ मिल करके है। सबके साथ नहीं तो हमारी कोई आइडेंटिटी ही नहीं, हम खत्म। हम अलग थलग कर अपने आप को मानते हैं, इसका मतलब हम शाश्वत अपने मौलिक दर्शन से दूर चले गए। और इसलिए भारत को समझना, भारत राष्ट्र को समझना, तो पश्चिम के नेशन को पहले समझना। वो कौन है, क्या है। और जैसे आयरिश लोग ब्रिटिश के साथ नहीं मिलते, स्कॉटिश लोग यूके के साथ नहीं मिलते, जर्मन फ्रेंच के साथ नहीं मिलते, पुर्तगीज जो है ये स्पेनिश के साथ नहीं मिलते। हम अलग हैं। वो छोटी सी भी कोई एक अलग बात है, उसको लेकर के वे अलग हो जाते हैं। वो आपस में मिलने को मना करते हैं, मिलने को सहन नहीं कर पाते। एक्सट्रीम इंटॉलरेंस, एक्सट्रीम exclusiveness, but this is the basis of nationhood
इन वेस्टर्न वर्ल्ड। और एक्सट्रीम इंक्लूसिवनेस, अनंत हमारी जो एकत्व की भावना है, यह हमारे राष्ट्र का मौलिक दर्शन है। और जब हम लोग नेशनल डेवलपमेंट की बात करते थे, नेशन कंसेप्ट को ध्यान में रखिए। पाश्चात्य जगत के नेशन के उस विचार को लाए तो दुनिया कहती थी ना, इंडिया इज नॉट ए नेशन। हाँ, बिल्कुल सही कहती थी। भारत उनकी परिभाषा में नेशन नहीं है, क्योंकि उनको परेशानी थी कि बंगला, असमिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, हिंदी, पंजाबी, सिंधी, डोगरी, इतनी भाषाओं का एक नेशन कैसे हो सकता? हो ही नहीं सकता। लेकिन वो हमारे अंदर की आध्यात्मिक भावना को नहीं समझे, जो एक्सट्रीम इंक्लूसिवनेस को लेकर के बढ़ती है। अनंत विविधताओं को भी हम एक अच्छी मोटी रस्सी से बांध करके चलते हैं। इस मोटी रस्सी के अंदर का जो प्रेम भाव है, एकात्म भाव है, आत्मीयता का भाव है, उसका नाम है अध्यात्म। ये भारत की अंतरात्मा है। ये नहीं रहेगी तो राष्ट्र नहीं रहेगा, तो फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा, बल्कनाइजेशन हो जाएगा। फिर 10, 20, 30 कितने नेशन बनेंगे कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहली बात तो यह मेरे ध्यान में आई, अपने को ध्यान में रहे। नंबर 2, शिक्षा का एक वर्तमान स्वरूप हमारे सामने है। उस वर्तमान स्वरूप के अध्ययन में जब हम लगते हैं और वर्तमान अपने को देश की परिस्थिति ध्यान में आती है, तो ये पक्का ध्यान में आता है कि वर्तमान में अपने को हर क्षेत्र में बहुत अच्छे लोग चाहिए। इसमें कोई दो मत नहीं। हमको बेस्ट इंजीनियर चाहिए, बेस्ट अपने को डॉक्टर चाहिए, बेस्ट मैनेजरियल स्किल के लोग चाहिए, अच्छे साइंटिस्ट चाहिए, अच्छे रिसर्च के लैब चाहिए, अच्छे रिसर्च के पेपर्स चाहिए। इसमें कोई दो मत नहीं है। और इस उद्देश्य पर हम पक्के हैं। ये बात ठीक है कि एक लंबी गुलामी के काल में और अंग्रेजों ने बहुत प्रकार के भ्रम निर्माण किए थे, उसके बारे में चर्चा आज मैं नहीं करूंगा। आप लोग जानते हैं भारत एक देश नहीं है, भारत बाहर के लोगों ने आकर के बसाया है। भारत के लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आता है, भारत के लोगों को साइंस टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, ये बारबरिक जंगली लोग हैं। ये सब बातें भारत के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं, उसकी चर्चा आज हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन ये पक्की बात है, ये बात उन लोगों ने हमारे और जहन में बिठा दी और हमारे लोग ऐसा मानने लगे और तरह तरह की किताबें लिख करके पश्चिमी जगत के जो लेखक थे हमारे देश में लाने लगे। ये कैथरीन मेयो ने लिख दी मदर इंडिया। चर्चिल बाबू अलग लिखते थे कि ये देश तो रह ही नहीं सकता है जब जंगली लोग हैं, हमने छोड़ा बिखर जाएंगे, इनको एडमिनिस्ट्रेशन आता ही नहीं है। अरे बहुत सारे लेखक थे जिन्होंने भारत के बारे में बहुत उल्टा पुल्टा लिखा। एक अलग कहानी है, ऐसे 40-50 नाम हैं, कम नहीं है, वो मैं नाम नहीं बोलता, जिन्होंने भारत के बारे में इतना खराब लिखा दुनिया में। लेकिन एक और बात थी, दुनिया में ऐसे भी 100-200 लोग खड़े हो गए थे 47 के पहले जो भारत के बारे में बहुत अच्छा लिखते थे। वो बहुत बड़ी श्रृंखला है, उसके बारे में चर्चा आज नहीं करूंगा, वो आज का समय नहीं। लेकिन अब मैं दूसरी चर्चा करता हूं। भारत जैसे ही स्वतंत्र हुआ, भारत ने एक दूसरा चित्र दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। 42, 43, 44 में चर्चिल बाबू कहते थे अगर हम देश को स्वतंत्र कर दिए बिखर जाएगा ये, और जिम्मेदारी हमारे ऊपर आएगी, हमने मूर्ख लोगों को देश दे दिया। देश तो नहीं बिखरा। अंग्रेजों को कहना था देश भूख से मर जाएगा, ये सच बात थी। उनके कारण से हमारे देश में बड़ी खराब स्थिति अन्न की हो गई थी। और सन 50, 60, 70 तक ये जो 20 वर्ष है, ये भारत में बड़े क्रिटिकल, बड़े कठिन समय के गुजारे, जो हमारी कृषि का बेहाल उन्होंने कर दिया था। एक 40-50 करोड़ जनसंख्या को भी हम लोग भरपेट अन्न नहीं दे पाते थे। लेकिन आज ये बताते हुए मुझको आनंद भी है और गौरव की बात भी है, भारत के वैज्ञानिक, भारत के रिसर्च स्कॉलर्स और भारत के टेक्नोलॉजिस्ट, भारत के इंस्टीट्यूट्स, भारत की यूनिवर्सिटीज, उन्होंने इतना बड़ा पराक्रम किया इस फील्ड में
कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्टर है। फॉर और काइंड इंफॉर्मेशन, पिछले साल भारत ने 12,665 12,665 शिप्स लोड करके दुनिया को भेज दिया फूड ग्रेन्स के, एंड दिस वाज द मैक्सिमम नंबर। एंड सेकंड नंबर पर चाइना था 3,020, हमारे से चौथा हिस्सा। अब आप बताइए, हम सन 60-50 में, उस दशक में अपने 40 करोड़ लोगों को पेट भर खाना नहीं खिला पा रहे थे। वही देश, वही जमीन, वही मिट्टी, वही पानी, वही कृषक, वही समाज, और आज हम दुनिया को लगभग 3-4 करोड़ टन एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स दुनिया को देते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा फूड ग्रेन्स का जो एक्सपोर्टर है वो भारत है आज। ये क्रेडिट किसको जाता है? दिस क्रेडिट गोज टू आवर agricultural scientists, credit goes to our farmers, credit goes to our this soil and climate of this country. देश क्या था, ये क्या कर दिया था इन दुष्ट लोगों ने? नंबर 2, आज हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा दूध पैदा करता है। मालूम है आपको? सन 50 में 45 करोड़ आबादी थी, पर कैपिटा दूध का कंजम्पशन 150 ml था केवल। आज पर कैपिटा दूध का कंजम्पशन 475 ml है। भारत दूध पैदा करता 18 करोड़ टन। बड़े बड़े देश से जो था बहुत पीछे रह गए अब भारत से। भारत जो मिल्क पाउडर इंपोर्ट करता था 40 साल पहले, सच बात थी। अब भारत के पास इतना अबंडेंट ऑफ मिल्क इज देयर, हम एक्सपोर्ट करने को तैयार है। दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी भारत पैदा करता है। आज फल और सब्जी भारत पैदा करता है। ये भारत के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, साइंटिस्ट, उनका कमाल है। अर्थात भारत जो बताया जाता था, ये भारत वो नहीं है। और ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, वो फार्मास्यूटिकल्स का है, वो आईटी का सेक्टर है, हमारे डॉक्टर्स का सेक्टर है, इंजीनियर्स का सेक्टर है, हमारे मैनेजर स्किल, ये सब इन्हीं यूनिवर्सिटी ने पैदा किए हैं जो वर्ल्ड क्लास है आज। और अनेक देशों को प्रधानमंत्री देने का काम भी हमारा भारत ही कर रहा है आज। जो कहते थे हमारा देश बिखर जाएगा, उनके देश को एक बनाए रखने के लिए हमारे देश का एक प्रधानमंत्री बैठा हुआ है वहां। जब देश स्वतंत्र हुआ तो 1000 मेडिकल सीट्स थी केवल, एमबीबीएस सीट 1000, अब लगभग 98,000 है। कितना तेजी से देश ने उन्नति करी है। हाँ, और हर फील्ड में ये एजुकेशन की उन्नति जो है ये कम नहीं है। बहुत अच्छे प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साक्षरता 1901 में 7-8% थी केवल, अब 80% लिटरेसी हमारे देश में है। वो जो ना 70 साल के ऊपर के अगर छोड़ दें तो 70 साल से 60 साल से नीचे वालों में 95% लिटरेसी आज है। तो इस तरह से एजुकेशन के फील्ड में और भौतिक उन्नति के फील्ड में हम लोग तेज गति से बढ़ रहे हैं। अब एक दूसरा अध्याय, हम अभी बढ़ रहे हैं क्या? हम पहले सच में गरीब थे क्या? जो अंग्रेजों ने पेंट किया हमारे बारे में, बर्बर, जंगली, निरक्षर, असभ्य, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत दूर, इलिटरेट, वो वही था क्या? नहीं। तो आज हर एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को, अध्यापक को, प्राध्यापक, वाइस चांसलर को अपने पूर्व के भारत के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो नेशनल डेवलपमेंट तो हो गया, पहले पता तो हो, हु आर वी, हम कौन थे। तो इसके बारे में 2-3 बिंदु बताता हूं, ज्यादा नहीं। एंगुस मेडिसिन के बारे में सब लोगों ने बहुत सुन रखा है, इसे ज्यादा नहीं बताता। फिर भी ईसा से 1000 साल पहले भारत का जो वर्ल्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन था, दैट वाज मोर देन 30%, और अप टू 16th और 17th सेंचुरी जब ब्रिटिशर्स यहां पर आए, द इंडियन कंट्रीब्यूशन वाज इन दोज डेज मोर देन 24%। लेकिन जब ब्रिटिशर्स गए, देन इंडियन कंट्रीब्यूशन among the whole of the world economy that was merely 2%. इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ईसा से 1000 साल पहले हम 33% वर्ल्ड इकोनॉमी में थे।
जब अंग्रेज आया जब भारत में, तो पूरा यूरोप की इकोनॉमी जितनी थी उतनी भारत की इकोनॉमी थी। जब अंग्रेज यहां से गया तो भारत का वर्ल्ड इकोनॉमी में शेयर 2% रह गया। कौन है जिम्मेदार इसका? तो रोम का एक पुराना लेखक है, इतिहासकार प्लिनी एल्डर, तो प्लिनी लिखता है कि रोम के लोग इतना ज्यादा और भारत के सामान का उपयोग करते हैं कि 10 करोड़ सेस्टर्सिस, वहां का जो मुद्रा है, रोम की मुद्रा का नाम था सेस्टर्सिस। 10 करोड़ 100 मिलियन लिखता है। ये इतनी स्वर्ण मुद्रा हमारी, ये 2-3 देशों को चली जाती है, इसमें सबसे ज्यादा इंडिया को जाती है। हम रोम के महिलाओं के मन को ठीक रखे, नहीं रोम का क्या होगा? एल बाशम लिखता है कि भारत जो है हर चीज का एक्सपोर्ट करता है। द वंडर दैट वाज इंडिया में एल बाशम वो लिखता है भारत सब चीज का एक्सपोर्ट करता है। ईच एंड एवरी आइटम इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, वेदर वूलन शॉल है, ब्लैंकेट है, कारपेट्स है, आइवरी आइटम्स है, ज्वेलरी है, स्पाइसेस है, परफ्यूम्स है, मेडिसिन है, बट सिल्वर एंड गोल्ड। वो लिखता है बड़े बड़े पानी के जहाज हम बना के एक्सपोर्ट करते हैं, स्टील के आइटम एक्सपोर्ट करते हैं, बट सिल्वर एंड गोल्ड। भारत के भरे हुए जहाज जाते थे और खाली जहाज आते थे, क्यों? उन देशों में हमारे देश के लिए उपयोग करने के लिए कोई बात ही नहीं थी, सामान ही नहीं था। आज हमारे भारत का जो इकोनॉमिक्स पढ़ाता है प्रोफेसर, वो ही नहीं पढ़ाता हमारे बच्चों को ये बात। एंशियंट इंडियन इकोनॉमी के बारे में भारत के वर्तमान के जो प्रोफेसर्स हैं उनको मालूम ही नहीं है। राधा कुमुद मुखर्जी की किताब है इंडियन शिप एंड नेविगेशन के ऊपर, भारत कितनी बड़ी नौकाएं बनाता था और कैसे वहां तक हम व्यापार करते थे। वास्को डी गामा से और से हजारों साल पहले हमारा व्यापार चलता था और इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी नौकाएं बनती थी। आज के अर्थशास्त्र के हमारे प्राध्यापक बंधुओं से मेरी विनम्र प्रार्थना है, इंडियन इकोनॉमी इसके बारे में पढ़ाने से पहले एंशिएंट इंडियन इकोनॉमी को पढ़िए और पढ़ाइए। विल ड्यूरेंट लिखता है, मैं पूरा पढ़ करके नहीं सुनाऊंगा, लेकिन विल ड्यूरेंट द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में वो भारत के बारे में लिखता है। वो लिखता है भारत में क्या क्या चीज पैदा होती है, बनती है। वो लिखता है कास्ट आयरन, केमिकल इंडस्ट्री, डाइंग, टैनिंग, सोप, ग्लास, कैल्सिनेशंस मतलब जो चूना बनाने की भट्टियां, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, स्टीमिंग और एनेस्थेटिक, सोपोरोइड मतलब जो बेहोशी वाली दवाएं और नींद की जो पाउडर है वो भारत में बनता है। मेटेलिक साल्ट, एलॉयज। वो लिखता है जब अलेक्जेंडर भारत में आया तो पोरस ने उसको 30 पाउंड स्टील भेंट में दिया। इसका मतलब यह है उस समय दुनिया में कहीं स्टील नहीं बन रहा था। लेकिन विल ड्यूरांट लिखता है आगे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने भारत को इतना क्रिमिनल ढंग से लूटा, इतनी निर्दयता से लूटा, इसका दूसरा उदाहरण दुनिया में कुछ नहीं है। द मोस्ट सॉर्डिड एंड क्रिमिनल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वन नेशन बाय अनदर इन ऑल रिकॉर्डेड हिस्ट्री। विल ड्यूरांट ने, जो अमेरिकन राइटर है, उसने लिखा है स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, केस फॉर इंडिया। इतनी निर्दयता से, वो मैंने पढ़ी है किताब को और कई जगह लिखा है उसने। बोले भारत में कुछ समस्याएं थी, मैं मानता हूं, लेकिन भारत की एक बड़ी अच्छी इकोनॉमी थी, एक सुंदर फलती फूलती सभ्यता थी, सुंदर संपन्न देश था। उसको भिकमंगे कंगाल देश में बदल देने का काम जितनी निर्दयता से किया है, क्रूरता से, बर्बरता से किया है, दुनिया में इसका कोई दूसरा सानी नहीं है। अब मेरे मन में प्रश्न खड़ा होता है, हमारे जो हायर एजुकेशन वाले लोग हैं, भारत के बारे में पढ़ाते हैं, कोई विषय पढ़ाई जाए, whether we are teaching physics or chemistry or you are teaching agriculture or any of the subjects, लेकिन उस सब्जेक्ट के बारे में, उस विषय के बारे में हमारे देश में क्या था, पहले ये पढ़ाइए बच्चों को। ये हमारी जिम्मेदारी है। जब पीसी रे को मजाक में, प्रफुल्ल चंद्र राय को मजाक में अंग्रेजों ने कहा भारत में क्या था, क्या केमिस्ट्री थी भारत में, उन्होंने हिंदू केमिस्ट्री लिखकर पढ़िया।
2000 साल पहले, 2500 साल पहले भारत की केमिस्ट्री क्या थी, पढ़ लीजिए। तो भारत के जो उच्च शिक्षा के संस्थान थे, और बड़े बड़े संस्थान थे भारत में, उन दिनों 4-4, 5-5 लाख किताबें जो हैंड रिटन बुक्स था, वो संस्थानों में थी। विक्रमशिला, ओदंतपुरी, ये आपका नालंदा, तक्षशिला, 5-5 मंजिल के पुस्तकालय थे। अनेक विषयों के ग्रंथ और प्राध्यापक इसमें रहते थे। विस्तृत मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखने की है, आप सबके ध्यान में रहे, भारत में शिक्षा 100% निःशुल्क थी। एक पैसा भी विद्यार्थी से लिया ही नहीं जाता था, चाहे वो राजा का लड़का आकर के पढ़े, चाहे किसी भिखारी का बच्चा आकर के पढ़े, ज्ञानवान बच्चा आ जाए, प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, आ जाए, रहे 10 साल रहे, 15 साल रहे, उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होती थी। मेरे ध्यान में थोड़े दिन पहले एक केस आया, वो चाइना का एक विद्वान ईस्ट सिंह है, वो 676, उस समय वो चाइना से भारत की ओर आया, भारत में आया, लेकिन आया तो चला तो 671 में था, लेकिन जब ये सुमात्रा में था, तो सुमात्रा में जो विदेश विभाग था, उसने इससे पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं इंडिया जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो भारत? मैं अध्ययन करने के लिए नालंदा। अच्छा, नालंदा पढ़ोगे तो ठीक है। संस्कृत जानते हो कि नहीं? संस्कृत तो नहीं जानता। अरे वहां तो एडमिशन ही नहीं मिलेगा तुमको, सबसे पहले संस्कृत की परीक्षा होगी। तो इसलिए ये ईस्ट सिंह जो है, ये 2 वर्ष के लिए सुमात्रा ही रुक गया, और सुमात्रा में गुरुकुल में रह करके संस्कृत पढ़ा। ये ईस्ट सिंह ने अपने लेखन में लिखा है, चाइना में उपलब्ध है। फिर आया नालंदा, 11 साल नालंदा में रहा, यहां पढ़ा, और 400 से ज्यादा ग्रंथों का ये चाइनीज ट्रांसलेशन करके ले गया। यहां भी निःशुल्क था। विद्यार्थी अच्छा अध्ययन करे, ये जिम्मेदारी पूरे समाज की है, और विद्यार्थी अध्ययन करने के बाद देश और समाज को पूरा दे, ये जिम्मेदारी विद्यार्थी की है। बड़ा रोचक एक संस्मरण मेरे ध्यान में आ गया। मालवीय जी के पास जो कोई बालक जाता था, अरे महामना क्या बताएं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम भोजन का बिल लें। अरे कोई बात नहीं, और कितने महीने का हो गया? 4 महीने का। ठीक है, जाओ तुम जाओ, हम भेज देंगे कागज। तो तुरंत उसका भोजन का पैसा पेमेंट करते थे। हम बाबू हमारी फीस नहीं भरा। अच्छा कोई बात नहीं, कितने महीने की फीस होगी तुम्हारी? 3 महीने। तो कोई बात नहीं, जाओ जाओ तुम जाओ, कितना लिखकर कागज रख जाओ, हम जमा करते हैं, जाओ। ना नहीं था, ना नहीं था। मजेदार केस एक ऐसा आ गया, एक छात्र ऐसा था, बड़ा संपन्न परिवार का था, लेकिन शौक मौज में पैसा खर्च कर दिया। अब एग्जाम आ गया, एग्जाम आ गया तो फीस नहीं, 4 महीने की फीस देनी है। तो वार्डन ने लिख दिया, इस बालक की फीस माफ न की जाए, क्योंकि संपन्न घर का है, ये व्यर्थ में पैसा बर्बाद करता है। ये उसके एप्लीकेशन भी लिख के भेज दिया। ये उसी एप्लीकेशन को लेके मालवीय जी के पास पहुंच गया। अरे तुम्हारे बारे में तो ऐसा लिख दिया है उन्होंने, वार्डन साहब ने, क्या बताएं बाबू, हमारे पास पैसा है ही नहीं, अब इस समय देने के लिए नहीं है। मैं मुरादाबाद से दूर से आया हूं, मैं जा भी नहीं सकता, आ भी नहीं सकता, मैं कैसे? कोई बात नहीं, बैठो तुम बैठो, हम वार्डन साहब को बुला लेते हैं। वार्डन साहब को बुलाया, वार्डन साहब ने वही बात कह दी। तो मालवीय जी ने उस बालक से फिर पूछा, बेटा तुम बताओ, इस समय तुम फीस दे सकते हो? नहीं, नहीं दे सकता। अच्छा ये बताओ, फिर कभी संपन्न हो जाओगे तब दे दोगे? हाँ तब दे दूंगा। तो देखिए वो फॉर्म रखा हुआ बीएचयू के अंदर। मालिक महामना ने लिखा, मैंने बालक से बातचीत की है और बालक इस समय फीस देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उसने यह भी कहा है कि जब संपन्न हो जाएगा, सामर्थ्यवान होगा, तो विश्वविद्यालय को किसी न किसी रूप में दे देगा, और उसकी बात पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं, फीस माफ कर दी जाए। ऐसा मन चाहिए वाइस चांसलर का। जब ऐसा मन होता है तो वैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं। आशुतोष मुखर्जी वाइस चांसलर थे, उन्होंने एनसी चटर्जी को कहा जाओ विदेश जाओ पढ़ने के लिए। एनसी चटर्जी माने सोमनाथ चटर्जी के पिताजी, ये संस्मरण लिखा है सोमनाथ चटर्जी ने। हमारा घर तो परंपरागत ट्रेडिशनल था, विदेश जाने के लिए बड़ी अनुमति नहीं थी, लेकिन आशुतोष बाबू हमारे घर आए
और हमारे पिताजी को, हमारे बाबा को आग्रह करके विदेश जाने के लिए सहमत कर दिया। मेरे पिताजी विदेश गए, वहां बहुत अच्छे से अंक लेकर के पढ़े, टॉपर रहे वहां के, वापस कलकत्ता आए। आशुतोष मुखर्जी को पता लग गया कि एनसी चटर्जी आ रहे हैं और एनसी चटर्जी हावड़ा स्टेशन पर फलाना ट्रेन से उतरेंगे। आशुतोष मुखर्जी वाइस चांसलर ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी अपने डिपार्टमेंट के और लोगों के साथ ऑफिस को आ गए। कहां? प्लेटफार्म पर, टू वेलकम हिज ओन स्टूडेंट। एक वाइस चांसलर कलकत्ता यूनिवर्सिटी का सर आशुतोष मुखर्जी अपने एक विद्यार्थी का स्वागत करने के लिए माला लेकर स्टेशन पर खड़ा था। एनसी चटर्जी को बड़ा अजीब लगा। एनसी चटर्जी उतरे और पैर छूने के झुके तो नहीं बेटा, तुम माला डाल के तुमने गले से लगा ली। एनसी चटर्जी लिखते हैं, मैं इस प्रसंग को जीवन में कभी भूल नहीं सका। तो क्या हमारे वाइस चांसलर, हमारे अध्यापक, हमारे प्राध्यापक, हमारे एचओडीज अपने विद्यार्थियों के अंदर ऐसी क्षमता को देखते हैं? क्षमता को देखकर उनका विकास कैसे हो सकता है, कैसे भी आगे बढ़ सकते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो उनका सम्मान करने के लिए स्टेशन पर जाकर माला लेकर खड़े हो सकते हैं। ये तभी होता है जब एक आत्म भाव मन के अंदर होता है। अपने बालक के अंदर, अपने विद्यार्थी के अंदर परमात्मा का दर्शन जब करता है अध्यापक, तब ऐसे विलक्षण प्रतिभावान लोग खड़े होते हैं। और जो हमारे देश की जो अंतरात्मा है वो स्पिरिचुअल है, ध्यान में रखने की बात है। और जो हमारी शिक्षा के संस्थान पवित्र थे। मैं आसाम में अक्सर देखता था, बच्चे आते थे स्कूल में तो अपनी साइकिल से उतर के खट दरवाजे को ऐसे करके माथे से लगा लेते थे। पूरे आसाम में प्रचलन है, ये सरस्वती का मंदिर है। और महामाना ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मन बनाया तो उन्होंने कहा मैं सरस्वती का मंदिर बना रहा हूं। वो यूनिवर्सिटी नहीं कहते थे, मंदिर। मंदिर पवित्र होता है, उसकी पवित्रता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में एक प्रसंग आता है, उस प्रसंग पर ये जो दुष्यंत है एक मृग का शिकार करते करते रथ में बैठा हुआ आश्रम के अंदर प्रवेश कर गया। वो मृग आश्रम के अंदर घुस गया। तो दो विद्यार्थी खड़े हैं, विद्यार्थियों को मालूम है राजा आ गए, तो वो दो विद्यार्थी रथ के आगे खड़े हो जाते, हो राजन, ए राजन, ये आश्रम मृगयो न हंतव्य। हे राजा रुको, कहां जा रहे हैं? ये आश्रम है, ये आश्रम का मृग है, न हंतव्य। एक चक्रवर्ती सम्राट को दो गुरुकुल के बालक रथ रोक करके कहें हे राजा रुक जा। पता नहीं आज हम विकसित हुए कि अविकसित हुए, कहना तो कठिन है। राजा उतर गया तुरंत। राजा ने धनुष बाण रख दिए, राजा ने अपने जूते भी निकाल दिए, सिर का मुकुट भी निकाल दिया और रथ वाले को कहा तुम यहीं रुकना, मैं आश्रम के अंदर जा रहा हूं। आश्रम की मर्यादा होती है, ये गुरुकुल है। हमारे शिक्षा के संस्थान हैं, उनकी एक मर्यादा है, उनकी पवित्रता थी, वो पवित्र माने जाते थे। बड़ा चक्रवर्ती सम्राट वहां है, यहां नहीं, यहां आचार्य हैं, यहां गुरुकुल के प्राचार्य हैं। इसकी मर्यादा को बना करके रखने का काम हम सबका है। और इसलिए भारत के अंदर शिक्षा में ये लौकिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा इन दोनों का समन्वय था, ये सेपरेट नहीं थी। और हमारी जो आध्यात्मिक शिक्षा है, ये आध्यात्मिक शिक्षा ये पाश्चात्य जगत का रिलीजियस एजुकेशन नहीं है। जैसे हमने नेशन को, राष्ट्र को डिफाइन किया है, ऐसे ही इसको भी डिफाइन कर लीजिए। वो जो रिलीजन है वो अलग है, हमारा अध्यात्म अलग है। हमारे हर शिक्षा में अध्यात्म चाहिए। आप संगीत पढ़ रहे हैं, संगीत पढ़िए, भगवान की स्तुति करिए और संगीत पढ़िए। भगवान की स्तुति करिए, हे प्रभु मैं ये संगीत पढ़ूंगा, ये संगीत मेरे को आनंद देने वाला हो, ये संगीत संपूर्ण जगत के लिए आनंद देने वाला हो, ये लोक मंगलकारी काम। मैं गणित पढ़ रहा हूं, विज्ञान पढ़ रहा हूं, आयुर्वेद पढ़ रहा हूं, मैं नक्षत्र विज्ञान पढ़ रहा हूं, मैं व्याकरण पढ़ रहा हूं, साहित्य लिख रहा हूं। वो विधा और विभाग कोई सा भी हो सकता है,
उद्देश्य दो हैं, आत्मनो मोक्षार्थ, और लेकिन संपूर्ण जगत का हित भी होता है, जगत हिताय च। कोई भी शिक्षा इसमें यूनिडायमेंशनल नहीं है, एक आयामीय नहीं है। हर विद्या, हर शिक्षा के दो उद्देश्य हैं, आत्मनो मोक्षार्थ, मेरे को वैभव संपन्न नहीं, ध्यान में रखिए, आत्मनो मोक्षार्थ, लेकिन जगत का हित भी इसमें हो। दिस इज कंडीशन प्रेसिडेंट, ये शर्त है इसमें। और ये विज्ञान कोई सा भी हो, व्यापार हो, कुछ भी हो, लोक का हित है कि नहीं, लोक का मंगल है कि नहीं, ये शिक्षा का प्रारंभ उस पहली कक्षा से ही प्रारंभ हो जाता था विद्यालय में। जब आचार्य या शिक्षक पढ़ाता था बालक को, तुम ये पाप प्राप्त कर रहे हो, इससे लोक मंगल होगा कि नहीं होगा, ध्यान में रखो। किसी भी प्रकार से इसमें लोक का अहित न हो, लोक का अमंगल न हो, अधर्म न हो जाए। और इसलिए धनुर्विद्या भी सीखता था। तो धनुर्विद्या का उद्देश्य था कि कोई अधर्म का काम हो रहा है तो तुम उपयोग करना, इस कार्य से अधर्म नहीं करना। यह है एसिमुलेशन ऑफ वर्ल्डली नॉलेज एंड स्पिरिचुअल विजडम। ये लौकिक शिक्षा और आध्यात्मिक जो विर्च्यूज है, इन दोनों का मिलन है हमारे हर शिक्षा में। और ये जो स्पिरिचुअल विजडम है, स्पिरिचुअल विर्च्यूज है, जो आध्यात्मिक भाव है, ये अनेक सद्गुणों का उद्भव करता है। आध्यात्मिक भाव के कारण से जब मन में आत्मीयता आ जाती है, इसके कारण से जब मन में दूसरे के प्रति एकत्व का भाव आ जाता है, तो स्वाभाविक है प्रेम उत्पन्न होता है, द्वेष समाप्त हो जाता है, हम उसके प्रति करुणावान हो जाते हैं, उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। आध्यात्मिक भाव सद्गुणों की सृष्टि करता है, दया है, प्रेम है, करुणा है, सेवा, सहकार, श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण, त्याग, जितने सद्गुण हो सकते हैं वे सब आध्यात्मिक भाव से आते हैं, और जितने दुर्गुण हो सकते हैं वे इससे मिट जाते हैं। कोई दूसरी रेमेडी नहीं है। जितने भी दुर्गुण मनुष्य के अंदर आ सकते हैं, वे सारे दुर्गुण इस आध्यात्मिक भाव से नष्ट हो जाएंगे। और जब भगवान कृष्ण ने दैवी आसुरी संपदा का वर्णन किया है 16वें अध्याय में, तो आप पढ़ के देखिए ना। ये दैवीय संपदा माने आध्यात्मिक भाव है। दया भूतेषु लुप्तुम, तेरे अंदर आध्यात्मिक भाव आवेगा हे अर्जुन, तो अपने आप तू दयावान हो जाएगा, सब भूतों के प्रति, सब जीवों के प्रति तू कृपावान हो जाएगा। लेकिन ये भाव नहीं आएगा तो क्या होगा, वो आगे बताते हैं, सारे दुर्गुण फिर बताते हैं। हमारी शिक्षा के साथ यह आध्यात्मिक भाव साथ साथ था। हमारी शिक्षा, लौकिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा अंग संग थी, बिना अध्यात्म के कुछ भी नहीं। और इसके लिए अलग से प्राध्यापक नहीं होता था, ध्यान में रखिए। जो विद्या पढ़ा रहा है उसी विद्या के साथ आध्यात्मिक भाव की सृष्टि इस बालक के मन में करता था। एक बड़ा रोचक एक प्रसंग है कि शौनक ऋषि जो हैं, ये शौनक ऋषि स्वयं में एक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। ये अंगिरा के पास जाते हैं। अंगिरा बड़ा ऋषि है ऋग्वेद का। वो अंगिरा को पूछते हैं, हे प्रभु ये बताओ, ये दोनों विद्वान हो गए ना, एक बड़ा कुलपति है और एक बड़ा ऋषि है। वो पूछते हैं कौन सी बात, कौन सा ज्ञान ऐसा है जिसको पाने के बाद कुछ और पाने की इच्छा नहीं बचती, और जिसको न पाया अगर तो सब कुछ पाया हुआ व्यर्थ हो जाता है, वो निष्फल है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। बड़े से बड़ा इंजीनियर बन गया, 1000 पेपर पब्लिश है इसके, 10 पुरस्कार मिले हैं, लेकिन वो बात नहीं तो सब जीरो, मल्टीप्लाइड बाय जीरो हो गया, जीरो निकलेगा। और वो आ गया तो बड़े इंजीनियर बने, चाहे न बने, चपरासी भी बना तो भी ठीक है। देखिए आप रामकृष्ण परमहंस कौन क्लास में पढ़े थे मालूम है आपको? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, अरे भाई देवेंद्र ठाकुर के यहाँ जाना है, बड़ा आदमी है भाई वो, तो हमारे पास तो ऐसा कपड़ा ही नहीं है, कैसे जाएं उसके यहाँ? तो अपना जैसा तैसा कोट है उसको पहनते हैं। अरे भाई देख भाई बटन ठीक लग गया कि नहीं लग गया, वो बहुत बड़ा आदमी है वो। ये बात सच है, देवेंद्र ठाकुर बड़े आदमी है।
और ये बात भी सच है। रामकृष्ण परमहंस बहुत सामान्य एक पुजारी है मंदिर का। रामकृष्ण परमहंस के बाद वो तत्व है जो मैं बता रहा हूं, जिस तत्व को वो शौनक ऋषि पूछ रहा है। और शौनक ऋषि पूछते हैं कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते, वो कौन सी बात है जिसको जान लेने से सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति, जिसके जान सबको जान लिया जाएगा। अंगिरा बताते हैं वो एकात्म बोध है, वो ब्रह्म का ज्ञान है, वो अध्यात्म विद्या है। ध्यान रखो, अगर ये आ गई तो कुछ भी ना आया चलेगा। रामकृष्ण के पास ये अध्यात्म विद्या है, रामकृष्ण के पास एकात्म दृष्टि है जो विलक्षण है। और फिर रामकृष्ण ऐसे सैकड़ों लोगों को खड़ा कर देते हैं। क्यों? वो विद्या उनके पास है, मास्टर की है उनके पास। वो मास्टर की जो है अध्यात्म विद्या ये इसके बारे में अंगिरा बताते हैं, हे शौनक, अपने विद्यार्थियों के मन में ये बात भर दो। फिर थोड़ा व्याकरण कम भी आया, श्लोक कम भी आए, न्याय शास्त्र में कमजोर भी रहा, कोई दिक्कत नहीं, ये आना चाहिए। आज ये बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। अभी थोड़े दिनों पहले एक आईपीएस अफसर है, करीम, क्या नाम है उसका, शरीफ करीम ऐसे कुछ नाम है, मैं भूल गया नाम उसका, यहाँ केरल का है और 2014 बैच का है। इथिक्स के एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स पा गया, आईएएस में होता है ना, यूपीएससी में। लेकिन 2016 की एग्जाम में फिर बैठा ये, 2016 के एग्जाम में फिर बैठा और मेंस में बैठा। मेंस में बैठा तो उन दोनों ये ब्लूटूथ नया नया आया था, तो मैं तो उसकी टेक्नोलॉजी मैं तो जानता नहीं कैसे क्या है, लेकिन मैंने पढ़ाई बता रहा हूं। वो ब्लूटूथ लगा करके कान में वो घर से अपने को चीटिंग नकल कर रहा था। उसकी पत्नी घर में बैठ करके किताब खोल करके इसके क्वेश्चन आंसर लिखवा रही थी बैठ करके। दोनों जेल में हैं। आप इथिक्स का एग्जाम तो पास करा सकते हैं, क्यों? आपको स्किल है, यू आर इंटेलिजेंट एनफ। लेकिन इथिक्स का एग्जाम पास करना नहीं है, इथिक्स जीवन में जीने की चीज है। अगर वैल्यूज को जिया नहीं तो बेकार है। अब सुनिए, अब समस्या खड़ी कहां हुई? समस्या खड़ी यहां हुई, पश्चिमी जगत ने अपने रिलीजन के रूप में हमारे धर्म को ले लिया। पश्चिम में एक लंबी लड़ाई चली, वो सुन लीजिए क्या लड़ाई चली। पश्चिम में लड़ाई चली, जो बिब्लिकल थॉट है दैट इज द फाइनल। इसके खिलाफ जो बोलेगा हेरेसी का केस लगेगा। अब बाइबल में था पृथ्वी चपटी है और पृथ्वी जो है वो स्थिर है, सूर्य घूमता है, सारे यूनिवर्स का सेंटर पृथ्वी है, ऐसी बहुत सी बातें बाइबल में थी। अब कुछ वैज्ञानिक खड़े हुए, उन वैज्ञानिकों ने जब खोज की तो पता लगा ये तो गड़बड़ मामला है। पृथ्वी चपटी भी नहीं है, पृथ्वी सारे यूनिवर्स का सेंटर भी नहीं है, और सूर्य तो घूमता नहीं बल्कि पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर। पृथ्वी दो हिसाब से घूमती है, एक दिन में ऐसा है और 365 दिन में सूर्य के चारों तरफ। ऐसा जब वैज्ञानिकों को ध्यान में आया, सबसे पहला वैज्ञानिक था, उसका नाम था कोपरनिकस। जब कोपरनिकस ने ये थ्योरी, बड़ा 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 प्रोफेसर था ये, और चर्च में से पढ़ा हुआ था। जब उसने 1502 में इसको डॉक्टरेट की डिग्री भी मिल गई, और जब उसने कहा कि भाई ये तो बाइबल में ठीक नहीं है, तो उसके खिलाफ केस चला। चुप, बोलना नहीं। कोपरनिकस अपनी पूरी थीसिस को छपवा नहीं पाया, लिख करके बाहर नहीं किया, लेकिन उसके साथी 5-7 लोग तो थे, जानते थे असलियत। कोपरनिकस मर गया तो उसकी डेड बॉडी पर उसकी थीसिस रख दी गई। इसके मरने के बाद में ब्रूनो आया। ब्रूनो ने कहा नहीं, जो कोपरनिकस कहता था दैट वाज राइट, तो इसको फिर चेता, नहीं, कोपरनिकस जो कहता था दैट वाज राइट। धरती घूम रही है, सूर्य नहीं, और धरती दो तरह से घूमती है। दुनिया का सेंटर जो धरती नहीं है, पृथ्वी नहीं है। मित्रों, आप लोगों को आश्चर्य होने की कोई जरूरत नहीं है, उसको जिंदा जला दिया गया था। उसके बाद गैलीलियो आया। गैलीलियो ने भी यही कहा, वो बड़ा साइंटिस्ट था। गैलीलियो को बुला करके रहने का, चुपचाप घर के अंदर बैठो, बाहर नहीं निकलना। 20-25 साल तक गैलीलियो घर के अंदर बैठा रहा।
निकला ही नहीं बाहर। बोले बाहर निकले तो जो ब्रूनो का हुआ तुम्हारा हो जाएगा, ध्यान में रखो। वो चुपचाप घर के अंदर ही रहा, उसकी थीसिस रही, वो मर गया। ऐसे बहुत लोगों के साथ एक डिबेट खड़ी हो गई, बेहतर साइंस इज राइट और ये बाइबल इज राइट, ये चर्च इज राइट और ये साइंस इज राइट, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। और बड़ा फिर एक समूह जो है वो साइंस के साथ वो दिखा, देखो ना हम ये दिखा रहे हैं तुमको, देखो ना, वो प्रूव करते थे साइंटिस्ट, और चर्च मानता नहीं था बात। एक बड़ा भारी झगड़ा शुरू हो गया और झगड़े का अंत ये निकला कि साइंस के लोगों ने कहा पोप महोदय आप वेटिकन सिटी में रहिए और सारी दुनिया को अलग रहने दीजिए। फिर एक नई डिबेट चली, फिर नया आंदोलन चला, फिर दुनिया की जो इकोनॉमी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, साइंस टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रीज है, इसको चर्च से बाहर कर दिया। इसलिए वो कहते हैं हमने सेकुलर बना दिया इसको। सेकुलर का मतलब अब चर्च का कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो सेकुलर फंडा हमारे यहां ले आए। अरे हमारे यहां तो अपने आप छूट है। हमारे यहां किसी वेद के खिलाफ भी आप बोले कोई आपत्ति नहीं, किसी उपनिषद के श्लोक के खिलाफ बोले कोई दिक्कत, सही बात है, अच्छी बात है, बोलो ना आप अपनी बात। किसी भी एक माइथोलॉजी के खिलाफ, किसी भी एक सिद्धांत के खिलाफ बोलने की अनुमति है। लेकिन उसी विषय को लेकर के भारत में लोग आ गए और सारी शिक्षा को भारत के सनातन जो दार्शनिक संस्कार थे उसे दूर कर दिया, शिक्षा को सेकुलर बना दिया। और एक नई फिर एक डिबेट पश्चिम में चली, वो ये चली अगर भारत अगर रिलीजियस वे से चला तो ये इकोनॉमी में उन्नति नहीं करेगा। मैक्स वेबर इसका सबसे बड़ा और जो वक्ता बन गया। आज बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर को पढ़ते हैं ना, उनको मालूम है। मैक्स वेबर कहता था कि भारत को अगर उन्नति करनी है आर्थिक तो कम से कम इस धर्म से दूर हट जाए। अब अगर मैक्स वेबर जिंदा होता तो बता देते हम उसको, भारत के बड़े बड़े धार्मिक लोग जो हैं वही सबसे बड़े उद्योगपति हैं। जो धर्म का सच्चा पालन करते हैं वो कहीं पिछड़े हुए नहीं हैं। लेकिन हमारे लोगों ने जाने में अनजाने में अपनी शिक्षा की सारी व्यवस्था में से आध्यात्मिक भाव को अलग कर दिया। फिर एक डिबेट चली भारत के अंदर, नहीं ये शिक्षा ठीक नहीं है। ये अंग्रेज शिक्षा को जो लाया इसके दो भाग हैं। एक तो बिल्कुल जो चर्च ही चलाता है, कॉलेज, सेंट पीटर, सेंट जॉन्स आदि आदि। लेकिन कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बंबई यूनिवर्सिटी और फिर के कॉलेजेस, यहाँ अध्यात्म की चर्चा ही नहीं है। या तो वहां केवल बाइबल, यहाँ जीरो। तब एक बड़ा समूह देश में खड़ा हुआ जिसने कहा नहीं, शिक्षा भारतीय दर्शन के प्रकाश में ही होनी चाहिए। हमारे राष्ट्र का मूल तत्व यही है। तो श्रद्धानंद जी ने एक यूनिवर्सिटी खोली 1905 में, गुरुकुल कांगड़ी प्रयाग हरिद्वार में। SNDT खुला महाराष्ट्र में। मालवीय जी ने 1916 में खोला काशी हिंदू विश्वविद्यालय। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती, श्रद्धानंद जी के और मित्रों ने DAV कॉलेजेस, गोपबंधु दास ने उड़ीसा के कॉलेज, विभीजन पाल ने नेशनल कॉलेज कलकत्ता के बंगाल के अंदर। सारे देश में एक बड़ा वर्ग लग गया। स्वयं गांधी जी ने 2 विश्वविद्यालय खोले, वर्धा में और काशी में। और नीचे पे स्कूल कॉलेज खुलते चले गए। इन सब विद्यालयों के अंदर अध्यात्म की शिक्षा अनिवार्य थी, सभी विश्वविद्यालय में और सब महाविद्यालय में। चाहे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय था, चाहे गुरुकुल कांगड़ी थी, चाहे वो SNDT था, कोई सा भी विश्वविद्यालय महाविद्यालय भारत के लोगों ने खोला, उसके अंदर भारत की आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक दर्शन कंपल्सरी सब्जेक्ट था। यह द्वंद्व अंग्रेजों के समय से आ गया। भारत की शिक्षा अध्यात्म विहीन न हो जाए। और एक बड़ा अच्छा सुंदर पत्र मालवीय जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को लिखा। उस पत्र में लिखा कि वर्तमान की जो शिक्षा जो है, ये मॉरल हाइट्स में, कैरेक्टर बिल्डिंग में, जीवन के अंदर गहराई में 1 इंच भी बढ़ोतरी नहीं करती है। कोई भी इंप्रूवमेंट। बड़े बड़े 2 विद्वानों के बीच पत्र व्यवहार है ये। मदन मोहन मालवीय जी लिखते हैं, माई एक्सपीरियंस हैज प्रूव्ड टू माई सेटिस्फैक्शन दैट लिटरेरी ट्रेनिंग by itself adds not an inch
to one's moral height, and that character building is independent of literary training. I am firmly of opinion that the government schools have unmanned us, rendered us helpless and godless. They have filled us with discontent and providing no remedy for discontent, have made us despondent. They have made us what we have intended to become, clerks and interpreters. ये महामना मदन मोहन मालवीय जी का पत्र रविन्द्रनाथ टैगोर को है, जो भारत की उस समय की शिक्षा के बारे में बता रहे हैं। पश्चिमी जगत तो द्वंद्व से गुजर रहा था, ठीक बात है, लेकिन हम लोगों ने अपनी शिक्षा को भी भारत के आध्यात्मिक भाव से अलग कर दिया। दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि बाद में आजादी के बाद ठीक प्रकार से विचार ही नहीं हुआ। इस बारे में 1963 में एक इमोशनल नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी बनी थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाई थी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर संपूर्णानंद जी। इसने रिपोर्ट दी, आप पढ़िए गूगल पर, लंबी रिपोर्ट है। इंदिरा गांधी भी इसकी मेंबर थी। एक पैराग्राफ में हमारे संपूर्णानंद जी लिखते हैं इस रिपोर्ट में, किसी भी राष्ट्र की शिक्षा नीति जो होती है, उस राष्ट्र के मौलिक दर्शन को, मौलिक चिंतन को, मौलिक विचार को मजबूत करने के लिए ही होती है। किसी भी देश की शिक्षा नीति का एकमात्र उद्देश्य होता है उसके राष्ट्र तत्व को मजबूत करे, राष्ट्र के दर्शन को मजबूत करे, उसको बल प्रदान करे। ये संपूर्ण ने लिखा। आगे लिखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि जिन लोगों ने भारत का संविधान लिखा, बड़े विद्वान लोग थे, वे बड़े ज्ञानवान थे, बड़ी बुद्धिमत्ता से भारत का संविधान लिखा गया। अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं उसमें दी गई जो हमारे राष्ट्र के लिए ही थी। लेकिन राष्ट्र क्या है, राष्ट्र क्या चाहता है, राष्ट्र का प्राचीन इतिहास क्या है, भविष्य की गति क्या है, राष्ट्र के इस धरती पर उद्देश्य क्या है, इस राष्ट्र की आत्मा क्या है, राष्ट्र का दर्शन क्या है, इसके बारे में संविधान ने एक पैराग्राफ भी नहीं लिखा। जब राष्ट्र का ही दर्शन निश्चित नहीं हो सका, राष्ट्र की ही कोई नीति नहीं बनी, तो शिक्षा की नीति कहां से बन जाती, शिक्षा का दर्शन कहां से आ जाता। और जब हमने शिक्षा के बड़े बड़े संस्थान तो खड़े किए, बड़े बड़े विश्वविद्यालय बने, महाविद्यालय बने, बड़े भवन बने, पाठ्यक्रम आए, एग्जाम हुए, डिग्री बटी, सब कुछ था, लेकिन शिक्षा का दर्शन लुप्त हो गया। ये पढ़ के कहां जाएगा, क्यों पढ़ रहा है, इसके पढ़ाई का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में सारे संस्थान मौन हो गए। आगे लिखते हैं, बड़ा खूबसूरत पिंजरा था, पक्षी उड़ चुका था। आगे लिखते हैं उसी में, ज्ञान की शिक्षा की गंगा गंगोत्री में सूख गई। ये कोई भाजपा के या किसी संघ के अधिकारी का कहना नहीं है, ये डॉक्टर संपूर्णानंद जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, स्वयं शिक्षाविद थे, स्वयं वाइस चांसलर रह चुके थे, उनका कहना है कि शिक्षा जगत की, दर्शन की गंगोत्री, गंगा गंगोत्री में सूख गई, पक्षी उड़ गया, पिंजरा लिए हम बैठे हैं, संस्थान है, दर्शन लुप्त है। और जो हमारे बच्चे वेल इन्फॉर्म्ड हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छे पेपर्स लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं, लेकिन क्यों पढ़े थे वे, ये भूल गए, उनको मालूम ही नहीं कि आजकल अच्छी नौकरी ढूंढते हैं बस। और ये शिक्षा का दर्शन, शिक्षा का उद्देश्य केवल कुछ नौकरी और पैकेज, इसमें ही लुप्त हो गया। आत्मनो मोक्षार्थ जगद्दुताय च, ये सब दूर की बातें होगी, ध्यान में ही नहीं है। विद्या ददाति विनय, भूल गए। और इसलिए शिक्षा का जो मौलिक दर्शन है वहां पकड़ करके लाना है। और इसलिए जो प्राध्यापक बंधुओं से मेरी विनम्र प्रार्थना है, अपने अपने विषय का, प्राचीन भारत का वो अध्ययन करिए। हमारे विषय में प्राचीन भारत में क्या था, हमको दर्शन मिल जाएगा। लोक मंगल की भावना हर एक विषय में लिखी हुई है,
वो पकड़ना है। फिर आधुनिक पढ़ाई है, आधुनिक पढ़ाने के लिए अपने को भारतीय पर मित्रता आधारित हो गई, और ये मित्रता भी नहीं चलती, क्योंकि अंदर से जो अध्यात्म है ये जीरो है, ये नहीं बढ़ रहा। चैतन्य महाप्रभु अपने एक मित्र रघुनाथ के साथ नदी में, गंगा में चले गए नाव पर। चलो भाई, शाम के समय चले जाते थे। चैतन्य ने अपने मित्र इस रघुनाथ को बताया, अरे भाई रघुनाथ, हम एक किताब लिखे हैं न्याय के ऊपर, ये सुनाया। बोले सुनाओ, बताओ कैसे लिखे, बताओ। तो चैतन्य महाप्रभु न्याय के बड़े प्राध्यापक थे, तो बताने लगे ऐसे ऐसे ऐसे। ये रोने लगा, तुझे आंख से आंसू देखा तो चैतन्य ने पूछा, क्यों रोता क्यों है? अरे मैं इसलिए रो रहा हूं, ये न्याय पर किताब तो, पुस्तक तो मैंने भी लिखी थी, लेकिन आपकी पुस्तक के सामने मेरी पुस्तक अब नहीं टिकेगी, बेकार। मेरे को इसका दुख हो रहा था, मेरी सारी मेहनत बेकार है। अच्छा, इतना सुना कि चैतन्य ने वो ग्रंथ ऐसा लपेटा, गंगा में फेंक दिया। चल तू चिंता मत कर, तेरी किताब चलेगी। तो रघुनाथ द्वारा लिखा गया ग्रंथ, उसका नाम है दीधिति। आज भी न्याय शास्त्र में यह पढ़ाया जाता है, चैतन्य का ग्रंथ नहीं, ध्यान में रखना। जब मित्रता होती है तो अध्यात्म होता है, अध्यात्म होता है तो मित्रता होती है, और इसके बीच में कुछ नहीं होता। फिर चैतन्य को लगा, क्या यार, मैं हमारी मित्रता खटाई में न पड़ जाए, एक किताब, एक 10 किताब हम फेंक देंगे मित्रता के ऊपर। तो ऐसी मित्रता की किताब किस काम की जो मित्रता को खत्म कर दे। जब बंकिम बाबू ने अच्छे अंक प्राप्त करके बीए कर लिया, पहले बीए स्टूडेंट थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, तुरंत गवर्नर ने बुलाया, आओ भाई तुमको हम मजिस्ट्रेट बना देते हैं। अच्छा अच्छा, ज्वाइन कर लो। अरे हम मेरे अम्मा जी को पूछ आते, माता जी को। क्या मतलब? अरे मैं तुमको कह रहा हूँ भारत का गवर्नर हूं मैं। अरे आप गवर्नर हो गए, अम्मा जी को पूछता हूँ पहले मैं। तो गवर्नर को आई, बोले क्या लड़का यार, मेरे तो हिंदुस्तान का यार, मेरे पागल आदमी। अगले दिन पूछ करके आ गए, अम्मा जी ने कहा हाँ बेटा ज्वाइन कर लो। तो गवर्नर पूछता है, अरे ये काम तो कल ही कर लेते, क्या फर्क पड़ता है, जाके बता दे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, माताई से पूछ के ज्वाइन करना और ज्वाइन करके पूछना, दोनों में अंतर होता है। आप नहीं समझ पाएंगे, छोड़ दीजिए। तो हमारे माँ के रिलेशंस में अभी अध्यात्म है कहीं? वो शायद पश्चिम जगत में कब का खत्म हो चुका, वहां अध्यात्म है ही नहीं है, खत्म होने की तो बात ही नहीं। ये महत्वपूर्ण पक्ष है। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी शिक्षा में से धीरे धीरे अध्यात्म चला जाए। अध्यात्म चला गया तो कुछ नहीं बचेगा। ध्यान में रखिए, हमारा अध्यात्म व्यक्ति के अंदर चरम त्याग की उत्पत्ति कर देता है। इसी मध्य प्रदेश में हरि सिंह गौर नाम से एक व्यक्ति थे, बहुत निर्धन परिवार में पले, और एक क्लास में फेल हो गए थे। बाद में कुछ साल पढ़ाई रुकी रही, पढ़े, अच्छा पढ़ गए, बड़ा पैसा कमाया, और तुरंत फिर सागर विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपया उस समय दिया और संपत्ति का बड़ा हिस्सा दे दिया। एक गरीब परिवार में पला हुआ बालक सोचता, अरे अब तो आराम से जी लेंगे, क्या है विश्वविद्यालय, मेरी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट बनाएगी विश्वविद्यालय। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अपनी कमाई हुई संपत्ति पूरी की पूरी दान में कर दो। श्रद्धानंद के पास 2 बड़े मकान थे। लड़कों को बुला के पूछा, इधर आओ दोनों, ये दोनों मकान दान कर दें। अब दोनों लड़के 2 ही मकान, श्रद्धानंद का दान कर दें। बाबूजी आप कर दीजिए दान, तो विश्वविद्यालय को दे दो। ये होता है त्याग। ये त्याग के पीछे अध्यात्म होता है। अध्यात्म का मतलब मैं जगत के लिए क्या कर सकता हूं, सब कुछ लुटा करके भी जगत के लिए करने की भावना, इसको हम अध्यात्म कहते हैं। क्या इसकी सृष्टि हमारे बच्चे में होती है? क्या हम अपने विद्यार्थियों के अंदर इस भाव को जगा पाते हैं? क्या हमारा विश्वविद्यालय, हमारा क्लासरूम, हमारा बालक मंदिर की तरह, भक्त की तरह आता है? क्या हम उसमें पुजारी की तरह जाते हैं? जब जेसी बोस ने एक इंस्टीट्यूट कलकत्ता में खोला, उसका नाम दिया इंडियन टेम्पल ऑफ साइंस। उस पर लिखा है, दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द feet of God for bringing honor to India and happiness to the world. ध्यान रखिए, not for the happiness of Bengali people, ऐसा नहीं लिखा। not for the happiness of Indian people, यह भी नहीं लिखा। for the happiness of world,
जगत हिताय। इस मौलिक दर्शन को किस प्रकार से हम लोगों के, बच्चों के मन के अंदर बिठा सकते हैं, यह महत्व की बात है। और ये हम अपने जीवन से ही कर सकते हैं, पुराने पुराने उदाहरणों से नहीं। एक डॉक्टर महेशन थे, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो विद्यार्थी थे, एमएससी मैथमेटिक्स के टॉपर थे, एमएससी इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स किए, पीएचडी किए और रीडर हो गए लखनऊ यूनिवर्सिटी में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जेके मेहता करके इकोनॉमिक्स के बड़े प्रोफेसर थे, बड़ा नाम था सारे दुनिया में उनका। जेके मेहता ने एक लेटर लिखा महेशन को, महेशन दिस यूनिवर्सिटी नीड्स योर सर्विसेज। जैसे ही लेटर मिला त्यागपत्र दे करके भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आ गए, वहां रीडर थे, यहाँ लेक्चरर हो गया। ऐसे एक विद्यार्थी था, उसने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमएससी किया, जाकर के एक रांची में किसी बड़े संस्थान में प्राध्यापक हो गया। उन्होंने कौन सा समय को मालूम नहीं, लेकिन आया मिलने मालवीय जी को। तो मालवीय जी बग्गी में बिठा करके उसको पूर्णमासी का दिन था, विश्वविद्यालय घुमाने के लिए ले गए। देखो भी कितना सुंदर विश्वविद्यालय हमारा बन गया है, बन रहा है, ऐसे ऐसे दिखाते दिखाते घूम करके लाए और उसको पूछा तुमने वहां नौकरी कर ली? हाँ। कितना पैसा मिलता है? हमको 600 रुपया मिलता है। 600 रुपये मिलता है? अच्छा अच्छा। मालवीय ने कहा अगर 600 रुपया हम पर होता तो हम तुमको यहां रख लेते। तो ऐसे मुझे आप कितना देते? हम तो 60 रुपया देते क्यों? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। कुछ नहीं बोला, चला गया। अगले दिन रिजाइन करके फिर आ गया वापस, 60 रुपये में ज्वाइन किया। महर्षि अरविंद जो है ये बड़ौदा के दीवान थे, 600 रुपया महीना का नौकरी था उन दिनों। बिपिन चंद्र पाल ने पत्र लिखा महर्षि अरविंद को, तुम क्या कर रहे हो वहां? कलकत्ता आओ, तुम जैसे लोगों को अध्यापक बनना चाहिए, आ जाओ। महर्षि अरविंद ने रिजाइन किया, 600 रुपये महीने की नौकरी छोड़ करके 50-55 रुपए की नौकरी कलकत्ता में ज्वाइन कर ली। नेशनल कॉलेज में अध्यापक हो गए महर्षि अरविंद। 600 रुपये छोड़ करके 50-60 रुपये पर नौकरी कर ली। इन अध्यापकों ने बड़ा आदर्श रखा है, ठुकरा दिया बड़ा बड़ा जो आकर्षण। तब इनके पीछे लड़के चल पड़े, तब उन विद्यार्थियों के अंदर वे आध्यात्मिक भाव लाने में सफल हो सके। और इसलिए ये चुनौती आज हमारे सामने है। बीरबल साहनी करके बड़े पेलियोबॉटनिस्ट थे और उनको नेहरू जी ने कहा, अरे भाई बीरबल साहनी भाई अब आ जाओ भाई, हम प्रधानमंत्री हैं, तुम एजुकेशन संभाल लो, सेक्रेटरी बन जाओ। अब एजुकेशन का सेक्रेटरी भारत सरकार का बड़ा नाम है भाई। तो बीरबल साहनी ने कहा, अरे नेहरू जी क्लेरिकल काम है, किसी से करा लीजिए, फालतू के काम है सब। आपको मालूम है प्राध्यापक है हम यहाँ, हम प्रोफेसर हैं यहाँ। अब देखिए प्रोफेसरशिप ये ठीक है कि भारत सरकार का सेक्रेटरी ठीक है, तो आपको फैसला करना है। नो अदर वन कैन डिसाइड, यू हैव टू डिसाइड। और बीरबल साहनी पेलियोबॉटनिस्ट बड़ा भारी नाम दुनिया में था, और दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट को मिलने के लिए जब आते थे और जब देखते थे, पूछते वेरी मिस्टर बीरबल साहनी, तो लोग उनको एक लैब में ले जाते, बड़े उसमें ले जाते थे, क्या नाम है उसका, म्यूजियम में। म्यूजियम में एक कोने पर अपना मेज कुर्सी डाल के दो तरफ से अलमारा लगा करके, कोई रूम ही नहीं उनका। और साइंटिस्ट भी अच्छा था, वो मिस्टर बीरबल साहनी नो सेपरेट ऑफिस, नो सेपरेट चैम्बर, नहीं वही बैठते हैं। कोई अलग से चैम्बर भी नहीं, कोई कमरे के लिए लड़ाई झगड़ा है नहीं। आज हम देखते हैं बड़ा बड़ा प्रोफेसर होता है, कितना बड़ा चैम्बर मिले इसके लिए झगड़ा करते हैं। मैं सच बता रहा हूं, जो बड़े ऑफिस के लिए झगड़ा करता है, इसका मतलब उसके दिमाग में और कोई बड़ी बात अभी आई नहीं है। विक्रम साराभाई कमरे साइंटिस्ट थे। विक्रम साराभाई जहां बैठते थे एक बरामदे में बैठते थे, एक बरामदे में चेयर कुर्सी डाला, मेज डाला, वहीं बैठ रहते थे सारे, वहीं आकर के बात करके चले जाते थे। तो कहां विक्रम साराभाई, कहां सतीश धवन का, कलाम साहब, बीरबल साहनी, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट कोई ऑफिस से साइंटिस्ट नहीं बनते, बड़े चैम्बर से भी साइंटिस्ट नहीं बनते। सीवी रमन को अच्छी नौकरी मिली थी, मालूम है आपको, ऑडिटर जनरल वाले ऑफिस की नौकरी मिल गई थी,
और एक दिन आशुतोष मुखर्जी के पास गए, सर हमको नौकरी पसंद नहीं है, आप हमको यूनिवर्सिटी में रख लीजिए ना फिजिक्स में, हम फिजिक्स पढ़ाई करेंगे। एमएससी फिजिक्स तो थे ही, तो जो ऑडिटर जनरल वाली नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में फिजिक्स के प्रोफेसर। आशुतोष मुखर्जी ने कहा बहुत कम वेतन मिलेगा यहाँ। अरे कम, ठीक है हम वही रहेंगे। हम ये है प्राध्यापक। तो इस अध्यापक की एक गरिमा है, अध्यापक के अंदर एक भाव है। भारत की परंपरा में अध्यापक इस अध्यापक के भाव के प्रति समर्पित होता है। उस भाव का नाम है अध्यात्म। ध्यान रखिए आप, वो अध्यापक गुरु के स्थान पर चला जाता है, बच्चों को क्या देता है, वो सब कुछ दे देता है और दे करके रीता हो जाता है, खाली हो जाता है बिल्कुल, और उसमें आनंद का अनुभव करता है। वो उसका नाम अध्यापक है। हमारा अध्यापक टीचर नहीं है। आज बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट परेशान है, आईआईटी में हम जाते देखते हैं, आईआईटी का प्रोफेसर कहता है भाई साहब क्लास में लड़का ही नहीं आता। काय को आएगा लड़का? भाई तुम पढ़ाते क्या हो? तुम जो तुम पढ़ाते हो तो गूगल पे पढ़ लेगा। आप इस लौकिक शिक्षा के अलावा पढ़ाइए। ध्यान में रखिए, लौकिक शिक्षा तो ठीक है, पढ़ाई अच्छी बात है, इसके साथ और कुछ पढ़ाइए। बालक दौड़ के आवेगा, दूर का बालक भी आवेगा। और इसलिए आज जो नेशनल डेवलपमेंट है उसकी जिम्मेदारी हमारे शिक्षण संस्थानों के ऊपर है। हम पढ़ाएं लौकिक शिक्षा अच्छी से अच्छी, लेकिन इसके साथ साथ हमने आध्यात्मिक भाव को न पढ़ाया, वो आध्यात्मिक भाव अपने स्वभाव और व्यवहार आचरण के द्वारा इन बच्चों में परकोलेट नहीं किया, तो पक्का मानिए हम राष्ट्रीय भाव से दूर ही रखेंगे उनको। और इस राष्ट्रीय भाव को लाने, नेशनल डेवलपमेंट का मतलब बड़े बड़े ब्रिज नहीं है, ब्रिज तो बन जाएंगे, पक्की बात है, हमारे लड़के एक्सपर्ट है, मैंने बता दिया ना, हर फील्ड में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। बड़े बड़े ब्रिज बना देंगे, टनल बना देंगे, डैम, एयरपोर्ट, सैटेलाइट सब बना देंगे। लेकिन अगर आध्यात्मिक भाव से अगर शून्य हो गए या कमजोर हो गए तो अमेरिका की एक जीरोक्स कॉपी यहां बन जाएगी। और जिन समस्याओं से पश्चिमी जगत जूझ रहा है उन समस्याओं से हम जूझेंगे। इसलिए इस राष्ट्रीय भाव का जो इपी सेंटर है, इसकी आत्मा जो है वो अध्यात्म है, वो कैसे बच्चों के अंदर आएगी, इसके लिए हम भरसक प्रयत्न करें। यही इसकी एक पक्की आधारशिला होगी। नमस्कार।